प्रोफेसर बनने का यह भी फायदा है कि यदा कदा लोग अपने बच्चों की शिक्षा संबंधी सलाह मशविरा करने भी आ जाते हैं। इस बार दिल्ली से पुणे गया तो यही हुआ, पर इस बार तो मामला अपने ही एक संबंधी की एक ऐसी प्यारी सी बिटिया का था जो खुद और उसकी बड़ी बहन भी मुझे इतना प्यार करती हैं जितना वे शायद अपने मम्मी पापा से भी न करती हों। मैं पुणे स्टेशन के नज़दीक ही एक स्टेशन पिंपरी में अक्सर ठहरता हूँ, जहाँ मेरी ससुराल है। अक्सर सोचा करता था किसी गेस्ट हाउस में रुककर 2-3 दिन रोज ससुराल में मिलने जाया करूं, पर वे नहीं मानते, सो उनकी कोठी में ही ठहरता हूं। पर निधि तो मेरी ससुराल से कोई संबंध नहीं रखती। वह तो मेरी ददिहाल के किसी कजिन वजिन की बेटी है। निधि और नमो यानी नम्रता, दोनों से मेरा बेहद लगाव है। दोनों 2-3 साल पहले यहीं पुणे के किसी फंक्शन में पहली बार मिली थी। पता चला कि वे तो मेरे ही एक दूर के कजिन वरंदानी की बेटियां हैं। मिलते ही लगाव सा हो गया। तब निधि तो छोटी थी, 7th में पढ़ती थी। नमो 12th में थी। दोनों से पहेलियां पजल वजल पूछते ते दोस्ती सी हो गई। फिर देखते देखते दोनों फेसबुक पर भी मेरी दोस्त तो चैटिंग और ईमेल पर भी मेरे साथ। कई बार दोनों मिलकर मोबाइल पर काफी देर बातें करती। अंकल कैसे हो? पुणे कब आ रहे हो? दोनों आपके बिना रह नहीं पाती अंकल, प्लीज जब भी टाइम मिले पुणे चले आया करो। हम आपके इंतजार में रहती हैं। निधि कहती, आंटी को भी लाया करो ना अंकल, वो भी तो प्रोफेसर हैं, आप ही की तरह, यानी इकोनॉमिक्स की। मैं भी कहता, अब तो मेरे 4 बच्चे हो गए हैं। मेरा बेटा अभिषेक, बिटिया कशिश, और तुम दोनों। वरंदानी की पत्नी भी कहती, दोनों आपसे खूब घुल मिल गई है, अक्सर आपके बारे में बात करती हैं। मैं तो कहती हूँ, आप दोनों मियाँ बीवी प्रोफेसर हैं, दोनों की पढ़ाई के फैसले भी आप ले लिया करना। वरंदानी से बात करो तो बड़ी खुनक सी है उसकी बातचीत के अंदाज में, जरा व्यस्त भी रहता है, हालांकि नोट गिनने में। घासलेट का व्यापारी है, घासलेट के इकट्ठे कुछ पीपे मंगा कर दुकानों पर डिस्ट्रीब्यूट करा देता है और लात लंबी करके सो जाता है। अच्छा व्यापार चलता है, खूब खाता पीता परिवार है। पर इस बार देखूं तो निधि बिटिया थोड़ी उदास सी भी है। दरअसल ससुराल की कोठी में कोई पत्रिका वत्रिका पढ़ कर सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे ही उठकर पैंट शर्ट में बाहर वॉकिंग करने निकल आता हूँ। इधर निधि के घर के सामने ही बहुत विशाल सा पार्क है, बहुत सुंदर भी। सुबह भीड़ पार्क के अंदर उमड़ी सी रहती है, लोग बाग सैर करते हैं या जॉगिंग वॉगिंग या व्यायाम। कुछ सुस्ता कर गप्पे मारने वाले भी हैं। उसी विशाल से पार्क में घूम रहा था कि पीछे से टप 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 करके तेज तेज दौड़ती कोई लड़की आकर एकदम हाफती हाफती मेरे साथ चलने लगी, फिर हंसने लगी। मैं चकित, अरे निधि बिटिया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। सैर करने को तुम जैसी बढ़िया बिटिया साथ मिल जाए तो क्या बात है। निधि हाफते हाफते हंस पड़ी थी, कब आए अंकल आप? मैंने आपको दूर से देखा तो इतनी खुश हुई ना कि मैं क्या बताऊं। हन्ब, अंकल ज्यादा खुश है कि बिटिया? बिटिया, नहीं अंकल, बिटिया कहकर लगा उसका हाफना थम चुका है और उसके साथ मैं भी हंस दिया। पर तभी वॉकिंग करते करते निधि बेटी उदास सी भी हो गई। बोली, अंकल मैं न इन दिनों बहुत पजल हूँ। निधि इस वर्ष 10th की परीक्षाओं के कगार पर थी, जबकि नमो का तो किस्सा ही अलग। उसने अच्छी भली माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ली, ग्रेजुएशन भी किया और आगे पढ़ने से पहले ही प्यार भी कर बैठी, बल्कि प्यार तो पढ़ाई के दौरान ही कर बैठी थी, सो चटपट शादी करके दुबई भी चली गई। मैं तक उस शादी में नहीं पहुंच सका था। दुबई से ही चैट करती नमो बोली थी, अंकल
कुछ अर्जेंट सी मैरिज करनी पड़ी। अखिलेश के पापा को जल्दी थी। फाइनल के एग्जाम्स भी चल रहे थे और बीच में ही मेरी शादी। पर दरअसल यह अर्जेंसी क्या थी, यह मेरी पत्नी आशिमा को पता चल चुका था। आशिमा से भी नमो ने चैट की थी, जो आशिमा ने बाद में मुझे पढ़ने को दिखा दी तो मैं चकित था। आशिमा ने पूछा था, कैसे हुआ यह सब? कोई प्रिकॉशन नहीं लिया तूने? नहीं आंटी, मुझे लगता ही नहीं था कि ऐसा होगा। पर सब कुछ हो गया। कहाँ हुआ? कहाँ गए थे अखी और तुम? घर में ही आया था अखी। मम्मी पापा निधि को लेकर मुंबई गए थे वाटर वर्ल्ड देखने। मैं अकेली ही थी और अखी आ गया। मम्मी पापा वाटर वर्ल्ड देखने गए थे और अखी आकर इस बेवकूफ लड़की के पूरे कैरियर पर पानी डाल गया। बुद्धू लड़की, मैंने आशिमा से खिन्न होकर कहा तो आशिमा भी बोली, लड़कियां भी कैरियर को लेकर सीरियस नहीं रहती। कुछ होने की नौबत ही आ गई तो कुछ प्रीकॉशन व्रीकॉशन रख के सब कुछ करती। पिल्स विल्स। पर मेरे मन में एक और ही ख्याल आ गया, जो मैंने झटक दिया। मुझे अचानक वरंदानी का ख्याल आ गया। जाने क्या कर देता वह, अगर नमो की मम्मी उसे भी सब कुछ बता देती और किसी प्रकार मुक्ति कराकर नमो अपना कैरियर बचाने का सपना देखती। मुझसे नमो चैट में बोली थी, अखिलेश के पापा को जल्दी थी क्योंकि वे दुबई में बिजनेस पहले से ही कर रहे थे अंकल, सो उन्होंने पुणे आकर फटाफट शादी भी मांगी और एग्जाम्स के बाद फटाफट दोनों को दुबई भी ले आए। चैट में मैंने इतना ही कहा था, प्यार अच्छी बात है पर पढ़ाई में प्यार विलेन बन गया न बुद्धू लड़की। कितनी उम्मीदें थी तुम में कि माइक्रोबायोलॉजी में ही शाइन करोगी और कोई ऊंची हस्ती बनोगी। बुद्धू, मेरी कट्टी तुझसे। हाँ अंकल, पर कोशिश करती हूँ। अभी तो कैरिंग हूँ। पापा ससुर ने यहाँ अपनी ही फर्म में जॉब पर भी लगा दिया है। फिर कभी पढ़ने का मौका मिल सका तो। बहरहाल मैं अपनी सोच से निकल निधि बिटिया की तरफ लौटा। उसकी पीठ को घेर कर कंधे पर हाथ रखकर चलता हुआ बोला, बता बिटिया, ऐसी क्या बात है जिससे मेरी बहादुर बिटिया घबरा गई है? निधि बोली, पापा न मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं जब 10th पूरी करूँ तो साइंस लूँ। वे कहते हैं किसी भी कॉलेज में दिलवा देंगे। फिर तुम्हारी क्या समस्या है? पापा कहते हैं 12th करके किसी भी हालत में इंजीनियरिंग में जाना है। वे नमो के भी पीछे पड़े थे पर उसका काम नहीं बना तो अब मेरी जान के पीछे पड़े हैं। क्या इंजीनियरिंग के सिवाय दुनिया में कुछ है ही नहीं अंकल? हन्ब। देश चला रहा है एक अर्थशास्त्री और लोगों को लगी है इंजीनियरिंग करने की। कोई हम मियाँ बीवी की तरह इकोनॉमिस्ट भी बनेगा इस देश में। मैं थोड़ा चिंतन में आ जाने का सा ड्रामा भी करने लगा। निधि से बोला, 12th के बाद तुम क्या करना चाहती हो? अंकल। फिर निधि सहसा शर्मा गई, हंसने सी भी लगी। फिर संकोच सा करती मेरी तरफ देख मुझे अपने निकट आने का इशारा किया तो मैंने चलते चलते चेहरा झुकाकर अपना कान एकदम उसके मुंह के नजदीक कर दिया। बोली, अंकल मैं न पहले पता है क्या करना चाहती थी। हम एक मोड़ पर दाहिने मुड़ने से पहले रुक गए ताकि निधि बिटिया की बात पूरी हो सके। निधि कतरा सी रही थी अपनी बात कहने को, पर मैंने कहा, बता न बुद्धू लड़की। मॉडलिंग कहकर वह शर्माकर हथेलियों से अपने होंठ ढककर खुद पर ही हंसने सी लगी। बोली, 1-2 स्टूडियो में कुछ लड़के लड़कियां गए थे। हमारे स्कूल में ही सर्कुलर आया था। 300 रुपए देने थे सो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी देना। पर वहां जो मॉडलिंग का डायलॉग मुझसे कहलवाया, बताऊं? पर अंकल आप हंसना नहीं प्लीज। नहीं नहीं तुम करोगी तो क्यों हंसूंगा बिटिया पर। मैंने इतना बना बना कर कहा कि खुद अपने ही स्टाइल पर हंसी आ गई।
मोड़ रेलिंग के पास ही था। आते जाते लोगों से बचकर हम थोड़ा रेलिंग के ठीक साथ आ खड़े हुए। निधि बिटिया ने अपने सफेद टॉप के गले के किनारे को अंगूठे व अंगुली की मदद से थोड़ा बाहर किया, जैसे पसीना आने की एक्टिंग कर रही हो। फिर सहसा उसका चेहरा सामने एक झाड़ी पर फोकस करके खिलने सा लगा। डायलॉग बोली, आहा, क्या मस्त हवा है, जैसे स्वर्ग हो स्वर्ग। मैं समझ गया, किसी कूलर वूलर के विज्ञापन में बोलने का टेस्ट दे रही होगी बिटिया। बोली, अलग अलग कैंडिडेट से न अलग अलग कंपनियों के डायलॉग कहलवाए। एक समय पर एक जना जा रहा था, फिर हम दोनों चलने लगे। पर इधर निधि बिटिया से मैं बातें कर रहा हूँ मॉडलिंग की, उधर मेरी कल्पना में आ रहा है घासलेट का व्यापारी वरंदानी। थोड़ा सकुचाता सा मैं बोला, बिटिया, मॉडलिंग में तो स्विमिंग सूट वगैरह भी पहनवाते हैं न कभी कभी। तुम सुनकर निधि बिटिया हंस पड़ी, बल्कि खूब उन्मुक्त कहकहा सा लगाती 2-3 कदम आगे बढ़ गई। मेरे ठीक सामने खड़ी हो गई बिटिया, जैसे रास्ता रोकेगी। पर अब तो वह हंसते हंसते लोट-पोट सी हो रही थी। बोली, अंकल, हम सारे फ्रेंड्स जब टेस्ट दे के लौट रहे थे ना, तब मेरे दोस्त पता है क्या कह रहे थे? क्या? मुझे जिज्ञासा भी खूब हो रही थी और मज़ा भी खूब आ रहा था। बहुत मस्त सी हवा थी, जैसी बिटिया को कूलर के सामने खड़े होते लग रही होगी वहाँ। निधि बोली, सब कह रहे थे, तुम स्विमिंग सूट पहनकर टीवी पर नजर आओगी ना, तुम्हारे पापा जमीन में खड्डा खोद कर तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे जिंदा। हा 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 हा। वह उन्मुक्त सी बालिका फिर हंसी को नियंत्रण में कर मेरे साथ होली। फिर बिटिया सहसा सामने की ओर देखती किसी सोच में सी पड़ गई, जैसे फिलोसाफर सी बन गई हो, जैसे कुछ और भी बताना चाहती हो। पर मेरी ओर देखे बिना धीमी धीमी आवाज में बोली, अंकल, एक लड़की है 12th की, बड़े घराने की है, खूब आजाद ख्यालों की। उसे न वहीं से कॉल भी आया, और उसे जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने कैमरा के सामने बिकिनी पहना कर भी कुछ शॉट लिए उसके। ऐसा कोई कोई डेयरिंग लड़की ही कर सकती है न अंकल? उसकी मम्मी साथ गई थी। फिर निधि उस ख्याल को झटक कर सहसा मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर आगे को झुलाती खूब मस्ती में सी चलने लगी। फिर बोली, मैंने इसीलिए ना मॉडलिंग का आइडिया तो ड्रॉप कर दिया है अंकल। अब मैं सोचती हूँ फैशन डिजाइनिंग में जाऊं। वाह, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है। अपनी कशिश बिटिया पता है क्या बनना चाहती है? क्या? शायद निधि को महसूस हुआ कि इतनी देर में उसने मेरे बेटे बेटी के बारे में तो पूछा नहीं। बेटा तो इंजीनियरिंग करके इंग्लैंड चला गया है एक अपॉइंटमेंट लेकर, और कशिश बिटिया जा रही है 12th में। मैंने कहा, अब कशिश बिटिया ने हम दोनों मियाँ बीवी को असमंजस में डाल दिया है कि मैं पापा पायलट बनूंगी पायलट। निधि प्रसन्न सी बोली, हाँ, पायलट। आजकल तो लड़कियां भी जा रही हैं अंकल, हालांकि बहुत कम है अभी आ रही हैं। पता है, 1-2 साल पहले जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे था तब एक हवाई जहाज नई दिल्ली से 11 देशों के ऊपर से उड़ता हुआ न्यूयॉर्क पहुंचा था, और उसमें 2 पुरुषों को छोड़ बाकी 100% इंडिया की महिलाएं थी। टीवी पर देखा नहीं था बुद्धू तूने? हन्ब देखा होगा, ध्यान नहीं। पर ज्यों ही बिटिया ने बात कही थी ना कि मैं पायलट बनूंगी, तब पहले तो हम दोनों प्रोफेसर मियाँ बीवी घबरा कर पता है क्या सोचने लगे। कहकर मैं निधि के चेहरे की तरफ देखने लगा कि उसे जिज्ञासा होती है कि नहीं। एक मोड़ पर फिर दाएं मुड़ते मुड़ते निधि मेरी तरफ ही देखती जा रही थी। मैंने कहा, हम सोचने लगे कशिश पायलट बनी और प्लेन हाईजैक हो गया तो? हा 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 हा। अब की बार खुद पर ही उन्मुक्त हंसी हंसने की बारी मेरी थी।
खुद ही उलट पलट सा रहा था। फिर बोला, फिर हमें अगले क्षण ख्याल आया कि प्लेन तो तब भी हाईजैक हो सकता है जब वह फ्लाइट से कहीं जा रही हो। तो क्या हम उसे कहीं जाने ही नहीं देंगे? फिर हमने ने सोच लिया है कि बिटिया को 12th कर लेने दो, तब तक हम पता कर लेंगे पायलट बना कैसे जाता है, क्या क्या करना पड़ता है। और धीमे से निधि बिटिया के कान के पास मुंह ले जाता बोला, यानी क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। निधि हंस दी। मैंने बात आगे बढ़ाई, जरूर, बहुत मजबूत शख्सियत चाहिए होती होगी। अपनी कशिश बिटिया तो है भी स्पोर्ट्स चैंपियन अपने स्कूल में, फुटबॉल टीम की तो कैप्टन भी रह चुकी है। पर देखो, मैंने जरा मस्ती में सा आकर कहा, जैसे बिटिया प्लेन उड़ा रही हो। खूब घूमे दोनों और थोड़ी जॉगिंग भी की। जॉगिंग में मैं तो थोड़ी देर बाद जाकर एक बेंच पर बैठा और निधि बिटिया खूब जॉगिंग करती रही। मेरे सामने से गुजरते हुए उसने हंसकर एक बार अपनी दोनों बाहें पंखों की तरह खोल भी ली और हवाई जहाज की तरह उड़ती सी भी गई। और एक जगह तो डरावने तरीके से रुककर अपनी बाईं बाह से राइफल सी बनाकर चारों तरफ सबको डराने सी लगी और हंसती हुई दूर भाग गई जॉगिंग करती। फिर दोनों धीरे धीरे चल पड़े बाहर की ओर। बाहर आते ही एक पतली सी सड़क के किनारे खड़े थे दोनों और दोनों तरफ ऑटो और मोटरसाइकिलें या स्कूटर वगैरह आ जा रहे थे। और इस पतली सी सड़क के उस तरफ सामने ही थी अलका अपार्टमेंट्स की वह मीनार सी सोसाइटी बिल्डिंग, जिसके 5th फ्लोर पर है वरंदानी साहब का शानदार फ्लैट। अंदर से इतना सजा रखा है जैसे किसी राजा का महल हो महल। लिफ्ट के बाहर तक पहुंचे और उस बरामदे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ कारें खड़ी थी। निधि बोली, अंकल, वो अपनी कार। सामने ही एक नई बलिनो कार खड़ी थी जो शायद 7-8 लाख की आती है। निधि बोली, पापा सुबह स्कूटर पर ही जाते हैं कहीं, और बाहर की बाईपास सड़क के नजदीक कहीं जॉगिंग करके अब लौटते ही होंगे। वह ग्रिल वाला लिफ्ट ज्यों ही खुला, निधि मेरे साथ कदम आगे बढ़ाती बढ़ाती बोली, अंकल। फिर सहसा चुप होकर उसने ग्रिल ठीक से बंद किया और लिफ्ट चलने लगी। मेरे कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाती बोली, अंकल, सिर्फ ना मेरे पापा के मन से इंजीनियरिंग का वह भूत हटा कर जाना। वो समझते हैं इंजीनियरिंग से बड़ा कुछ है ही नहीं दुनिया में, बस एक इम्प्रेशन सा बैठा हुआ है। मैंने कहा, तुम्हारे पापा मुझे ही भूत बना दे तो। निधि उन्मुक्त सा कहकहा लगाकर हंसने लगी और 5th फ्लोर पर लिफ्ट खोल दी उसने। निधि की मम्मी किचन से मुस्कराती हुई निकली। बोली, मैं न खिड़की से ही देख रही थी कि निधि बिटिया किसी के साथ आ रही है। इतनी ऊपर से पहचानना मुश्किल, पर मुझे समझते देर नहीं लगी कि दिल्ली से आप ही आ गए होंगे। दिल्ली में कैसे हैं सब? मैंने कहा, सब ठीक। आशीर्वाद है आपका। वरंदानी ने पहली बार पत्नी से इंट्रोडक्शन कराया था तो बोला था, ये है मिसेज वरंदानी। मैंने पूछा था, पर नाम क्या है? वरंदानी बोला था, बस मिसेज वरंदानी और क्या। तब तो पत्नी भी साथ थी और यहाँ इस फ्लैट में आई हुई थी। पत्नी मुझसे बोली, दया नाम है। दया वरंदानी। पत्नी ने ऐसे कहा जैसे नाम बताने का रिवाज केवल महिलाओं के बीच ही होता है, बाकी सब के लिए तो वह मिसेज वरंदानी है बस। वरंदानी थोड़ी ही देर में आ गया था। इतनी देर में तो हम तीनों मिलकर एक कहकहा भी अधूरा सा ही मार सके थे। मैंने उठकर तपाक से हाथ मिलाया। वरंदानी ने भी उतनी ही तपाक से हाथ मिलाया और कहा, कब आए? मिसेज कहाँ है? मिसेज यानी आशिमा? आशिमा इस बार नहीं आई। मैं ही आया हूँ। इस तरफ पूना यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार में लेक्चर था मेरा। वरंदानी ने कहा, कैसा चल रहा है आजकल का एजुकेशन सिस्टम? अगर वरंदानी पूछता, कैसा चल रहा है आजकल का बिजनेस संसार,
तो स्वाभाविक लगता, पर पूछ रहा है कैसा चल रहा है आजकल का एजुकेशन सिस्टम। लगा जैसे इन दिनों बच्चों के भविष्य को लेकर खूब चिंतित है वरंदानी। मैंने कहा, हमारी प्रोफेसर कॉलोनी में ना, सच बताऊं, लड़कियां बहुत होशियार हो गई हैं। कशिश मेरी बेटी पायलट बनना चाहती है। पायलट? वरंदानी चौंक पड़ा। हाँ हाँ, बनाएंगे न हम उसे पायलट। शुक्र की दया जी तब तक एक ट्रे में चाय ले आई, वरना वरंदानी की वह चौंकाहट जाने कितनी देर और झेलनी पड़ती। वह अपनी चौड़े पहुंचों वाली सफेद नेकर व सफेद टी शर्ट में पसर कर सोफे पर ऐसे बैठ गया था कि दोनों घुटने एक दूसरे से काफी दूर फैला दिए थे। टी शर्ट पर लिखा था, बिलीव मी, आई बिलीव यू। तब तक दयाजी ने क्या किया कि ट्रे को जरा बीच की टेबल पर ठीक से रखने के लिए आगे बढ़ते बढ़ते एक हाथ नीचे करके उसके एक घुटने को प्यार से आगे धकेल सा दिया ताकि घुटने अधिक दूर न हों, और मुस्करा पड़ी। उसने ट्रे रख दी तो मैंने कहा, हमारे फ्लैट वाली लाइन में एक से बढ़कर एक तेज तरार और ब्रिलियंट लड़कियां हैं। बहुत मॉड कपड़े भी पहनती हैं और योग्यता भी है। एक लड़की 5 साल का वकालत का ही इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही है, सीधे 12th के बाद। एक चली गई है डेंटिस्ट बनने। एक कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर करने तक पहुंच गई है। वरंदानी बोला, हाँ हाँ, लड़कियों को वही करना चाहिए जो उनका दिल करे। उसने जल्दी से हाँ हाँ ऐसे कहा था जैसे मेरी बात को ब्रेक लगाना चाहता हो। मैंने कहा, एक तो फैशन डिजाइनिंग कर रही है। कैसा है कोर्स? बहुत अच्छा है। यहाँ भी 2 लड़कियां कर रही हैं। मौका अच्छा था। पर जैसा मैं निधि से हंसकर कह रहा था, वही हुआ। फैशन डिजाइनिंग वाली मेरी बात सुनकर निधि ही सबसे अधिक कॉन्शियस हो गई होगी, यह मैंने भी महसूस किया। पर वरंदानी इतना गर्म हुआ कि दया को किचन से आना पड़ा। पर आगे बढ़ने से पहले ही जानने की जिज्ञासा में बेचारी दरवाजे पर टंगी सी खड़ी रह गई। मैंने कहा, सिर्फ इतना था, निधि बिटिया को इंजीनियरिंग क्यों करवाना चाहते हो वरंदानी? न वह मैथ समझेगी न फिजिक्स। सीधे 11th में ही आर्ट्स सब्जेक्ट ले लेने दो। इंग्लिश के साथ साथ और जो भी और सब्जेक्ट्स लेना चाहे ले ले। हिंदी अच्छी लगे तो हिंदी ले ले। 12th के बाद कह रही है फैशन डिजाइनिंग। बस मेरा वाक्य अधूरा ही रह गया कि वरंदानी गर्म सा हो गया। बोला, अपने बेटे को आपने बनाया इंजीनियर, और मैं पहली बेटी को भी इंजीनियर नहीं बना सका। अगर मेरी बेटी इंजीनियर बने तो आपको तकलीफ क्या है भाई? रिश्तेदारों में इतनी जेलसी होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई तो चाहता ही नहीं कि रिश्तेदारों के बच्चे भी कुछ करें। और आप दिल्ली से आ गए हो यहाँ मेरी बेटी को पट्टी पढ़ाने की। बेटी, तुम बाप की तो सुनो मत, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करके बर्बाद होती रहो। इंजीनियर मत बनो। हूँ। दया भी स्तब्ध थी और मैं भी। न कभी ख्याल न ख्वाब। वरंदानी इतना गर्म होगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर पत्नी आशिमा साथ होती तो सचमुच उसे बहुत दुख होता। बहरहाल, दया ने आकर उन्हें पीछे पीठ पर हल्का सा टोहका मारा, मानो कह रही हो, घर में आए हुए व्यक्ति से ऐसे बात करते हैं क्या? पर मैं और भी अधिक हैरान यह देखकर हुआ था कि निधि बिटिया उसी दम पिता के चिल्लाने वाले क्षण ही उठकर अपने रूम में चली गई थी। अंदर अपने पलंग पर उल्टी लेटकर सुबकने लगी थी। मैं तो तेजी से उठकर जाने से पहले क्षण भर दरवाजे पर खड़ा हुआ था और निधि माँ से कह रही थी, पापा को ऐसे नहीं करना चाहिए। अंकल के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। बहरहाल, मैं तो चला आया दिल्ली। आकर आशिमा को सारा हाल बताया। आशिमा बोली थी, पेरेंट्स के मन में न यही असुरक्षा बैठी रहती है कि जो हम सोच रहे हैं
कहीं दूसरे रिश्तेदार जेलसी में नुकसान न पहुंचा दें। फिर उन्हें यह भी लगता है कि जो कुछ वे बच्चे के लिए सोच ले कि सही है, वही सही है और कुछ नहीं। पर बच्चे को खुद अपना डिसीजन भी तो लेने दो। मैंने कहा, अभी बच्चों की चॉइस को स्वतंत्र रूप देने का कल्चर आया ही नहीं। पर मैं 6-8 महीने बाद ही फिर जब पुणे जाता हूँ, तो स्थिति बदल चुकी है। दिल्ली से पुणे, पुणे से पिंपरी, जैसे हमेशा जाता हूँ। अब की बार आशिमा भी साथ है तो बिटिया कशिश भी। एक शादी है आशिमा के मायके की तरफ। वो लोग वरंदानी को जानते हैं, सो शादी की भीड़ में निधि भी मिल जाती है। खुद ही पास आती है। बहुत डिप्रेस सी है। कह रही है, मैं क्या करूं अंकल? पापा ने पता है क्या किया? 10th के बाद सीधे ही मुझे डिप्लोमा में धकेल दिया कि बात का क्या भरोसा। कोई और ही शनिचर बीच में पड़ जाए तो। कहने लगे डिप्लोमा करके सीधे इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेना या MIE के पेपर दे देना। पर बनना तुझे इंजीनियर ही है। पिता के ऑर्डर से ही बच्चे सब कुछ बने। यह भी एक नई जानकारी मिली मुझे। आशिमा निधि से बात करने लगी तो निधि बोली, आंटी, मैं क्या करूं? ब्लैकबोर्ड पर हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता। लंबी लंबी इक्वेशनें हैं। मेरा ध्यान ही नहीं लगता। मैंने कहा, घबराओ मत। तुम्हारे पापा उस समय समझेंगे। आगे सूझ नहीं रहा था कि क्या कहूं। मैं कहना चाहता था कि जब तुम फेल हो जाओगी, पर ऐसा कहने की भी विवेक इजाजत नहीं दे रहा था। बिटिया ने जो लिया है, उसी में पास होती रहे, ऐसी समझौतावादी सोच पता नहीं कहां से उस क्षण मुझ में आ गई। पर कितनी खुशनसीबी है निधि की कि वह मामला उसके घासलेटी पिता की सूरत देखकर ही मुझे सुलझता सा नजर आने लगा। जब वरंदानी कहीं से प्रकट होकर एकदम पास आया तो तपाक से हाथ मिलाया और लगा कि निधि जिस डिप्रेशन से बात कर रही है, वह उसके चेहरे पर भी व्याप्त है। इस बार भी उसकी इम्पोर्टेड टी-शर्ट थी और बहुत उम्दा सी पैंट। उसका पेट ऐसे बाहर निकला हुआ था जैसे कन्वेक्स मिरर हो कोई। बाल बढ़िया बना लाया था वरंदानी। दया भी आ गई और मैं उसकी टी-शर्ट पर लिखा पढ़ने लगा, ट्रस्ट मी, आई डू इट एवरी डे। वरंदानी ने क्या किया कि बच्चों को पीछे करके मुझे एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। दया वहां भी आ गई और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी जैसे मैं वरंदानी के चेहरे का डिप्रेशन उतारने वाला कोई जादूगर वादूगर हूं। वरंदानी फुसफुसा कर बोला, निधि क्या कहती है, नहीं हो रही ना डिप्लोमा उससे? मैं कहना चाहता था, यह तो आपके घर का मामला है वरंदानी। मैं कौन होता हूँ जेलसी में कुछ कहने वाला? पर मैं इतना ही बोला था, कर लेगी क्या तकलीफ है? आखिर तो इंजीनियर ही बनाना चाहते हो ना? नतीजा यह हुआ कि वरंदानी मुझे आपादमस्तक देखने लगा और मैं उसे भ्रम हुआ होगा कि मैं शायद बदल चुका हूँ। पर बदल असल में वह गया था। बोला, निधि तो पहले सेमेस्टर में ही कुछ पेपरों में फेल हो गई है। फिर पढ़ लेगी क्या है? दोबारा। तुम अभी तक मेरे उस गुस्से को बुरा माने हो ना? ठीक है, जाने दो बात। पर फिर आशिमा आई तो उसने बात संभाल ली थी और वरंदानी राह पर आ गया था। निधि ने एक प्यारा सा ईमेल भेजा था कि पापा में वो चेंज आप ही ला सके अंकल। अब मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का कोई सेमेस्टर तैयार नहीं कर रही। अब पापा ने कह दिया है, मैं साल पूरा होते ही 11th में जाऊंगी और उसके बाद फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग उसने ईमेल में ऐसी लय में टाइप किया था जैसे कोई गीत गा रही हो बिटिया। साथ ही टाइप किए अक्षरों में बहुत खूबसूरत 1-2 मॉड से कपड़ों के डिजाइन भी बना दिए थे, जैसे उनके बीच कहीं से मुस्करा रही हो निधि बिटिया। उसकी आंखों में जरूर अपना साल भर से पाला हुआ सपना तैर रहा होगा।